सर एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक जिसको मैं कहूँगा, जिसको इसी स्टेज पे हम डिस्कस कर लें तो बहुत अच्छा होगा। एक हमारे पास सर एरिया है मिसाल के तौर पे डिस्काउंट्स का, ठीक है जी। देखिए डिस्काउंट्स का एरिया आईएफआरएस 15 आने के बाद काफ़ी चेंज हो चुका है। तो कोई बात नहीं है कि आप पास पेपर का एक सवाल उठाएं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का और उसमें जो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करने का तरीका हो वो गलत हो। ये है क्योंकि डिस्काउंट जिस तरीके से रिकॉर्ड होता था पास्ट में उसको अब आईएफआरएस 15 ने चेंज कर दिया। आईएफआरएस 15 पहले आईएफआरएस सॉरी एफएआर 1 में था, अब उन्होंने एफएआर 1 के कोड से निकाल के इसको एफएआर 2 में डाल दिया। लेकिन सर मैं इसको ज़रा सा डिस्कस कर लेता हूँ ताकि हम इसको जो है वो सही तरीके से पढ़ें। अच्छा, दूसरा ये कि आईकैप ने भी रिसेंटली एक एग्ज़ाम गाइडेंस इशू की जिसमें उन्होंने ये चीज़ सही कर दी है कि जी डिस्काउंट अब आईएफआरएस 15 वाले तरीके से डील होगा, चाहे वो एफएआर 1 में क्यों ना हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में क्यों ना हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जरा अच्छे तरीके से देख लेना ताकि जहाँ जहाँ गलतियाँ आ रही है ना वो आप पिक कर सको कि यार पास पेपर का एक सवाल सॉल्व कर रहे हो जो सर ने क्लास में नहीं कराया। आपने देखा है सर ने तो क्लास में ट्रीटमेंट डिस्काउंट की कुछ और कराई थी, कुछ और है। तो परेशान नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ कि सर चेंज क्या आया ट्रीटमेंट में। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे डिस्काउंट की ट्रीटमेंट पहली दफ़ा पढ़ रहे हो तुम लोग, ठीक है जी। देखिए आमतौर पर सर डिस्काउंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट होता है सर। डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हासिल होता है, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएशन, ठीक है जी। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि डिस्काउंट ऑब्टेन्ड ड्यू टू नेगोशिएशन। ऐसा आपने रेट नेगोशिएट किए, सर बहस की और आपको डिस्काउंट मिल गया। मिसाल के तौर पर सर एक चीज की लिस्ट प्राइस थी, मिसाल के तौर पर सर एक चीज की लिस्ट प्राइस थी सर 100 रुपए। आपने वो चीज सर खरीद ली बहस करके कि यार थोड़ा कम कर दो अल्लाह के वास्ते, या आपने खरीद ली से मिसाल के तौर पर 90 रुपए में, ठीक है जी। अक्सर बेशतर आप घर वालों के साथ जाए ना अम्मी के साथ, तो वो दुकान वाला जब लगाता है तो अम्मी शुरू होती है 10 रुपए से। हमारी अम्मी तो ऐसे ही थी भाई, 10 रुपए से शुरू होती थी और उनको 20-22 रुपए में 25 रुपए में सौदा हो जाता था। हमें ये लगता था कि यार ये बहुत गलत रेट अम्मी ने कोट कर दिया। दुकान वाला उठ के मुझे मारेगा पकड़ के कि भाई क्यों ले आते हो बार बार अम्मी को यार, ठीक है ना। तो बाद में देखा कि यार वाकई निगोशिएशन से बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है सर। अब बताएं सर, मुझे एक चीज़ 90 रुपए की मिली है जबकि उसकी लिस्ट प्राइस कितनी लिखी थी 100। अब मुझे बताएं मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड कैसे करूं। सर मैं इस चीज़ को रिकॉर्ड ऐसे करूंगा, से मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक छोटी सी मशीनरी है, तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, मशीन डेबिट या एसेट डेबिट जो भी है, बुक डेबिट जो भी आपने खरीदा है 90 रुपए से, और कैश क्रेडिट कितने से 90 रुपए से। सर वो डिस्काउंट कहाँ गया, सर वो डिस्काउंट हम कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। यानी हम करते ये कि जो कंसिडरेशन हमने पे की होती है ट्रांजैक्शन को उसी पे रिकॉर्ड करते हैं। सामने वाली चीज़ 1 करोड़ रुपए की है, भाई हमने क्या पे किया, हम ट्रांजैक्शन को इस पे रिकॉर्ड करेंगे, पक्का। तो याद रखिएगा ट्रेड डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होगा, नज़र नहीं आएगा, नज़र नहीं आएगा, ठीक है जी। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड। ऐसा इंस्टेड हम करते क्या है, इसको गुड्स की वैल्यू में नेट कर देते हैं और नेट ऑफ डिस्काउंट हम गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, डन। अच्छा मुझे बताएं ये किस स्टेज के ऊपर डिस्काउंट मिलेगा, इमीडिएटली जब हम जब गुड्स खरीद रहे होंगे उसी स्टेज में मिलेगा, ये बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है जी। सर फिर हमारे पास दूसरा डिस्काउंट कौन सा है, सर दूसरा डिस्काउंट है हमारे पास कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट। ऐसा देखिए सेटलमेंट डिस्काउंट किस तरह है, मिसाल के तौर पर एक बंदा आपके पास आता है, इसको मैं कह सकता हूं जनाब डिस्काउंट अवेल्ड या दैट विल बी अवेल्ड ड्यू टू अर्ली पेमेंट। अब मुझे एक बात बताएं सर, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। से मिसाल के तौर पर एक चीज की प्राइस है से 100 रुपए।
अच्छा, मैं इसको ख़रीदता हूँ जनाब, जब मैं इसको परचेज़ करता हूँ तो सर मुझे इसके परचेज़ करने की टर्म्स मिलती हैं 5, 10 एंड N30। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर दुकानदार ये कह रहा है कि जिससे मैंने गुड्स खरीदी है कि अगर 10 दिनों में पैसे दे दोगे तो 5% डिस्काउंट मिल जाएगा, अदरवाइज आपको 30 दिनों में पैसे देने ही देने और उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। 10 दिनों में पैसे दोगे तो डिस्काउंट मिलेगा और 30 डेज इज द मैक्सिमम पीरियड जिसमें आपने पैसे सेटल करने हैं। अब बताओ मैंने क्या किया होगा सर? मैंने ख़रीदा होगा सर इसको, पहले एंट्री क्या पास की होगी? मैंने एंट्री पास की होगी सर से 1 जनवरी को मैंने ख़रीदा, तो मैंने एंट्री पास की सर, मेरे पास एसेट डेबिट कितने से जनाब? 100 रुपये से, और पेबल क्रेडिट कितने से जनाब? 100 रुपये से। क्लियर? इसके बाद मेरे बच्चों, इसके बाद मैंने किया ये होगा कि इसी पेबल को सेटल करने के लिए मैंने टाइम लिया है सर, कितने का? मैक्सिमम 30 डेज़ का और मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो है वो 30 दिन का है। जल्दी से जल्दी तो आप पे कर सकते हो, कल पे कर दो, परसों पे कर दो। मैंने सोचा मैं डिस्काउंट अवेल कर लेता हूँ। ठीक है जी, क्या कर लूँ? डिस्काउंट अवेल कर लूँ। क्या करूँ सर? मैंने 1 जनवरी का पैसा से 10 जनवरी को पे कर दिया। जब 10 जनवरी को पे करने गया तो मैंने क्या किया? पेबल डेबिट कितने से? 100 रुपये से। सर मेरे पास कैश क्रेडिट 5% कम से, यानी 95 से। और सर इसके बाद मेरे पास डेबिट क्या चीज़? सर पहले ज़माने में यहाँ आता था क्रेडिट, एक और चीज़ आती थी, वो क्या थी? डिस्काउंट इनकम। पहले ज़माने में यहाँ चीज़ आती थी डिस्काउंट इनकम, ऐसा डिस्काउंट इनकम पहले ज़माने में ये चीज़ आती थी डिस्काउंट इनकम के नाम पे। ठीक है जी। अब ये ट्रीटमेंट गलत है, अब ये ट्रीटमेंट गलत है। अब बताएं इसका सही ट्रीटमेंट क्या होगा? सर हम पेबल डेबिट करेंगे कितने से? 100 रुपये से। हम कैश क्रेडिट करेंगे कितने से जी? 95 से। और हम अपने एसेट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 5 रुपये से। इसका मतलब आप अज्यूम कर रहे हो कि आपको एसेट 100 रुपये का नहीं बल्कि 95 रुपये का मिला। आपने सारा डिस्काउंट उठा के एसेट की कॉस्ट में नेट कर दिया। अब बताएं इन दोनों एंट्रीज के बाद आपके पास एसेट नेट कितने का रह गया? सर 100 रुपये का आया था और 5 रुपये का कम हो गया। इससे फ़ायदा क्या हुआ? सर ये एसेट जब आगे के सालों में डिप्रिशिएट होगा तो अब 100 रुपये से नहीं बल्कि 95 रुपये से डिप्रिशिएट होगा, यानी आगे के सारे सालों का डिप्रिसिएशन थोड़ा सा कम हो गया। अगर मैं इनकम को इमीडिएटली बुक कर देता, सारी की सारी इनकम डे 1 पे बुक हो जाती, जबकि इनकम को बुक कैसे होना चाहिए? ओवर द पीरियड बुक होना चाहिए, क्योंकि इस डिस्काउंट का फायदा हमें सिर्फ आज इस साल नहीं हुआ है, आगे आने वाले सारे सालों में होगा, क्योंकि हमें मशीन सस्ती पड़ी है। तो सर स्टैंडर्ड ने अब ये कहा है कि अब आपने क्या करना है, इधर एसेट को रिकॉर्ड करना है, इधर एसेट कम करना है, इधर आपने अल्लाह के वास्ते इधर आपने डिस्काउंट इनकम अब बुक नहीं करनी, पक्का? अच्छा, इसी को देखते हुए मैं आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ सर, सॉल्व करने के लिए मुझे वो इलस्ट्रेशन सॉल्व करके दें सर, शाबाश। चलें सर, इस एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मेरे सामने आए, ज़रा इसको सॉल्व कर दें। इनवॉइस वैल्यू हमारे पास 70,000 की है, 10% का डिस्काउंट हमने कस्टमर को दिया है कि अगर वो पैसे 10 दिनों में दे दे, और अगर पैसे उसने 10 दिनों में नहीं दिए तो 30 डेज़ में तो देना ही देना है। केस एक कस्टमर ने डिस्काउंट अवेल कर लिया, हमने नहीं, हमारे कस्टमर ने। ठीक है, इस ऊपर वाले केस में हम डिस्काउंट अवेल कर रहे थे, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। तो बताएं सर क्या एंट्री होगी? सर सबसे पहले तो आप सेल्स रिकॉर्ड कर लें सर, ये डे 0 पे, ऐसा डे 1 पे हमने सेल्स रिकॉर्ड की, क्या एंट्री पास की? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? कितने से मेरे बच्चों? अकाउंट रिसीवेबल 70,000 से। और सेल्स क्रेडिट कितने से? 70,000 से। अच्छा, जब तुम अभी थोड़े टाइम में ना IFRS 15 पढ़ोगे तो स्टैंडर्ड हमें ये तक कहता है कि अगर आप एंटिसिपेट करो कि वो डिस्काउंट अवेल कर लेगा तो पहले ही सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल को कम बुक कर लेना। लेकिन अभी इस लेवल पे तुम्हारे FR 1 के लेवल पर मैं तुम्हें ये नहीं पढ़ा रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, हमने एज्यूम किया कि डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा कस्टमर। डन। अब बताएं सर, हमारे पास डे 10 आया, वो बंदा पैसे ले आया, डिस्काउंट अवेल कर लिया, तो हमने उस बंदे से कैश रिसीव किया 10% कम, दैट इज 63,000। 90% प्रोसीड्स हमने रिकवर की, 63,000। और क्या किया हमने? अपना अकाउंट रिसीवेबल पूरा एलिमिनेट कर दिया, कितने से जनाब? 70,000 से। दोनों का डिफरेंस सर क्या करूं? सर आप सेल्स डेबिट करेंगे, डिस्काउंट नहीं, सेल्स डेबिट कितने से? सर 7,000 से। ये क्यों सर? वो डिस्काउंट इनकम क्यों नहीं? नहीं सर, डिस्काउंट इनकम वगैरह कोई नहीं, या डिस्काउंट एक्सपेंस कोई नहीं,
क्यों सर? स्टैंडर्ड आपसे ये कहता है कि जनाब सेल से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, जो रिटर्न्स हैं, वो अब एक ही हेड में आएंगे, अब एक ही हेड में आएंगे। ठीक है जी, जो डिस्काउंट है वो एक ही हेड में आएगा, सेल्स अलग डिस्काउंट अलग नहीं। इससे होता ये था कि सेल्स नजर आ रही है बिलियंस ऑफ रुपीस की और डिस्काउंट नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ रहा है। ठीक है जी, और डिस्काउंट आ रहा है सर को ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का। नहीं सर, ऐसे नहीं। अब आपको दोनों में से दोनों नेट करना है ताकि सेल्स की एक्चुअल पिक्चर आपको नजर आ सके। डन। तो आइंदा के बाद जो डिस्काउंट अलाउड होता था, जो एक्सपेंस होता था, वो अब किस में आ रहा होगा? सेल्स में आ रहा होगा। नो डिस्काउंट अलाउड एनी मोर। ठीक है जी। अब व्हाट इफ के वो डिस्काउंट अवेल नहीं करता? ठीक है जी, ये तो उसने अवेल कर लिया ना। अगर वो अवेल नहीं करता सर तो क्या एंट्री पास होती? से डे 30 पे वो पैसे देता तो हम एंट्री पास करते सर कैश डेबिट कितने से? 70,000 पूरे पैसे लेते उससे, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 70,000। ऐसा वो पूरे पैसे 30 दिनों बाद ही देता सर, जब उसने नहीं देने थे। तो फिर ये क्या जी? डिस्काउंट नॉट अवेल्ड। ऐसा। अब इसकी अगर मैं समरी आपके सामने रख दूं, अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे होंगे, परचेज ऑफ एसेट, और डिस्काउंट आपके पास हो ट्रेड डिस्काउंट, या डिस्काउंट आपके पास हो सेटलमेंट डिस्काउंट, ऐसा तो आप करेंगे क्या सर? ट्रेड डिस्काउंट हो या सेटलमेंट डिस्काउंट हो? यार ये फजूल याद छोड़ दे भाई। सर ट्रेड डिस्काउंट हो या सेटलमेंट डिस्काउंट हो, आप करोगे ये अगर आपने एसेट परचेज किया है। हम क्या करेंगे? कॉस्ट से नेट कर देंगे, नेट इन कॉस्ट। ऐसा यहां पर भी नेट इन कॉस्ट, कॉस्ट में से आप माइनस कर देना, नहीं एसेट को कम कर देना, डिस्काउंट इनकम बुक नहीं करना। ठीक है जी। दोनों के लिए एक चीज लिख दूं, नो डिस्काउंट इनकम इन एनी केस। डन। ये हो गया हमारे पास परचेज ऑफ एसेट। फिर दूसरा हमारे पास है सेल ऑफ एसेट या सेल्स। ऐसा जो भी ट्रेड डिस्काउंट आएगा हम क्या करेंगे? नेट इन सेल्स। यहां पर भी नेट इन सेल्स। ठीक है जी। हम यहां लिख रहे हैं जनाब नो डिस्काउंट एक्सपेंस या डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी। एडजस्ट यानी कि रिड्यूस सेल्स ऑलवेज। डन। पक्का जी, ये याद रहेगी समरी। सर एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं और जनाब, थैंक यू।